Hello, good morning everyone. Welcome to the Manuvlog classes in the session of daily news analysis. Today is 19th of March 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, we are going to revise our previous day's session with the help of MCQs. So we are going to start with question number 1 and try to write your answer in the comment box before I provide you the correct answer. Question number 1. Which bank was responsible to issue electoral bonds? लास्ट डे सेशन में हमने डिस्कस किया इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग में कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डायरेक्शंस दिए, प्लस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने डिटेल शेयर करनी थी एसबीआई को, या इसमें बहुत सारा टसल अभी जो चल रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है वो अभी काफी न्यूज में है। So guys, you should always know the current affairs with their static portion. So the first question number, which bank was responsible to issue electoral bonds? कौन सी बैंक थी जो रिस्पॉन्सिबल थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इश्यू करने के लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, all the public sector banks, all the banks authorized by RBI specially. The correct answer is the State Bank of India. जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जब आई थी तो इसके लिए एसबीआई को जो है नॉमिनेट किया गया था कि एसबीआई इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इश्यू करेगी, उन्हीं के अकाउंट्स के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को ऑपरेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड of the म्यूजिक अकेडमी फॉर 2024? कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था संगीत कला निधि अवार्ड के रिगार्डिंग में कि रिसेंटली अभी एक व्यक्ति हैं जिनको संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित इनको किया जाना है और उनका नॉमिनेशन इसके लिए हुआ है। हु इज दैट पर्सन? ए. टी.एम. कृष्णा, के.एम. त्रिमूर्ति, राजीव कुमार या मंगल कृष्णमूर्ति? हु is the person regarding this question? So the correct answer is T.M. Krishna. जो T.M. कृष्णा है, इन्हीं को संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित करने की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द सेम पॉइंट। द संगीत कला निधि अवार्ड इज गिवन बाय विच वन ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो संगीत कला निधि अवार्ड को देती है? संगीत नाटक अकेडमी, नटराज नाटक अकेडमी, मद्रास म्यूजिक अकेडमी, कर्नाटक म्यूजिक अकेडमी? सो गाइस, द करेक्ट आंसर इज मद्रास म्यूजिक अकेडमी। तो करेक्ट आंसर है आपका सी। देखो, कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर जो JMI जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें करंट अफेयर और जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं? गाइज, अगर आप मेरे साथ डेली DNA से जुड़े रहोगे और इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते रहोगे, थोड़ा सा भी घर पे होमवर्क अगर आप करते रहोगे, है ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सीधे सीधे वहां से मिल जाएंगे। बीच बीच में हम ब्रेन स्टॉर्मिंग टेस्ट वाला भी अपनी क्लासेस में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जहां पर आपको हम ऑप्शंस नहीं देते आंसर के लिए, बट ओनली क्वेश्चंस वहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो चीजें आपको बहुत तेजी से लर्न हो जाती है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उन सारे एग्जाम्स के लिए जो मेथोडोलॉजी होती है स्टडी करने की, जो करंट अफेयर या जीके की अगर हम बात करें, तो यही स्ट्रेटेजी होती है कि जब भी कोई इश्यू न्यूज में है तो उस न्यूज को समझिए, उसके बैकग्राउंड में देख लीजिए कि उससे रिलेटेड उसका कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, उसका कोई टेक्निकल एस्पेक्ट तो नहीं है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई प्रोविजन है। तो इस तरह से जब उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं, और हम तो यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर इसको डिस्कस कर रहे हैं कि MCQ उन टॉपिक से हम बनाते हैं। तो डेली अगर आप 10 क्वेश्चंस का सॉल्व करोगे और 30 डेज में अगर आप करोगे तो अराउंड 300, अगर 4 संडे हम निकाल दें तो अराउंड 260 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं एवरी मंथ, जहां से आपकी जीके का फिर कुछ भी बचने वाला है नहीं, आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को डील करके ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4।
द संगीत कला निधि अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? इसको हम कौन से फील्ड में देते हैं? हिंदुस्तानी म्यूजिक या इंडियन क्लासिकल या कर्नाटिक म्यूजिक या बॉलीवुड म्यूजिक? इसमें हम उसको कहाँ जो है दिया जाता है, कौन से म्यूजिक के लिए संगीत कला निधि अवार्ड जो है दिया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटिक म्यूजिक. Guys, you can recall that yesterday we discussed about a classical music system in India. हमने बताया था कि क्लासिकल म्यूजिक में इंडिया में दो टाइप का म्यूजिक चलता है. नंबर 1 इज हिंदुस्तानी और नंबर 2 इज कर्नाटिक म्यूजिक. When we talk about Carnatic music, it represents whole South India. जो साउथ इंडिया का जितना भी म्यूजिक है उसमें आपका चाहे कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, है ना, तेलंगाना हो, और इवन आपका जो श्रीलंका है वहां तक ये कर्नाटक म्यूजिक चलता है. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. और हिंदुस्तानी म्यूजिक की अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा इंडिया में नॉर्थ इंडियन स्टाइल का जो भी म्यूजिक है उसको ये रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. नौसेना भवन. अभी नौसेना भवन का जो है इनॉग्रेशन किया जो है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने. तो ये नौसेना भवन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नौसेना भवन बनाया गया है? तो अगर कल आपने ध्यान दिया होगा कि नौसेना का और क्या मतलब होता है तो आपको बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा. इसका करेक्ट आंसर है इंडियन नेवी. जो नौसेना भवन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 75 ईयर्स हो गए, लेकिन इंडिया जो नेवी थी उसके पास में अपना कोई क्या नहीं था, एक प्रॉपर हेडक्वार्टर्स उसके पास में नहीं था. और वो हेडक्वार्टर इस बार मिल चुका है इंडियन नेवी को, कैंटोनमेंट जो एरिया है दिल्ली का वहां पर. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायरियन गैप. ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये जो है मेजर रूट बन गया है इलीगल माइग्रेशन के लिए. तो हम यहाँ किस कंट्री के लिए माइग्रेशन की बात कर रहे हैं? सो इट्स ब्रिटेन और फ्रांस और जापान और यूएसए. तो गाइज द करेक्ट आंसर इज यूएसए. करेक्ट आंसर हमारे पास में यूएसए है. ये जो डायरियन गैप है ये उसी से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि डायरियन गैप is in use because it had become a major route for the illegal migration to a country it is located near. तो ये किसके नियर बाई है? ठीक है, अब यहां से आपको आंसर लगाना है. मेडिटेरेनियन सी. यदि आपको जरा सा भी आइडिया होगा कि मेडिटेरेनियन सी कहां पर है, ठीक है, येलो सी आपको आइडिया होना चाहिए, कैरेबियन सी और रेड सी. तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज कैरेबियन सी, because Caribbean Sea is the nearest sea among the following options to the USA. So Caribbean Sea is the nearest sea to USA in comparison with other options as given in this question. Question number 8. इन सबको मैं अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा. Question number 8. Which one is the country towards the south of Caribbean Sea? साउथ ऑफ कैरिबियन सी के अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा कंट्री जो है सिचुएटेड है या लोकेटेड है? कनाडा, यूएसए, कोलंबिया और मैक्सिको. सो द करेक्ट आंसर इज कोलंबिया. जो कोलंबिया है वो कैरिबियन सी के साउदर्न जो है टिप की तरफ में है. सो यहाँ एक बार हम देख लेते हैं जिन क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे. देखो ये है आपका ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी. तो देखो जो डायरियन गैप है वो यहाँ पर है और यहाँ से ऐसे होते हुए लोग यूएसए में इलीगली माइग्रेट जो है माइग्रेशन उसका करते हैं. ठीक है, तो क्लियरली पता चल गया हमको कि जो डायरियन गैप है वो किसकी तरफ बात करता है? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ. और फिर यहाँ पर हमने अभी एक क्वेश्चन था उसमें हमने ऑप्शन दिया कैरिबियन सी. ठीक है, तो कैरिबियन सी के साउथ में कौन सा कंट्री है? तो साउथ में आपका देखो कोलंबिया है ना. ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया. येलो सी की अगर हम बात करें तो ये चाइना का रीजन है येलो सी वाला. ठीक है, इस सी को हम यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये चाइना का येलो सी वाला रीजन है. ठीक है, चाइना का. तो देखो कहाँ यूएसए कैरिबियन सी और कहाँ पर चाइना का येलो सी. और रेड सी तो आपको पता ही होगा, ये रहा. इंडियन ओशियन से रेड सी होते हुए मेडिटेरेनियन सी में पहुंच जाते हैं सुएज कैनाल होते हुए. तो आई थिंक आपको ये
जो लोकेशंस हैं, एक जनरल आइडिया आपको हो गया होगा कि मेडिटेरियन सी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बीच में है। येलो सी चाइना के पास में है और वो पैसिफिक ओशियन में है। कैरिबियन सी अटलांटिक ओशियन के अंदर आता है और वो बीच में है किसके, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। डेरियन गैप, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जब हम जाते हैं जो है कैरिबियन सी वाले आसपास में जो कैरिबियन कंट्रीज हैं या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका, जो इनके बीच वाला जो एरिया है इसको हम कैरिबियन कंट्रीज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में क्वेश्चन, चलो हमारे पास में 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। सो नाउ move towards the today's news. The first among them is National Action Plan for Prevention and Control of Snake Bite and Venoming. जो स्नेक बाइट होती है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स फॉर इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ की आइडिया अबाउट द स्कीम. द यूनियन मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वेनमिंग, मीन्स जो जहर जो वो मीन्स वेनम करते हैं, वेनम को जो है पहुंचाते हैं जब भी स्नेक बाइट होती है किसी स्नेक के द्वारा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान जो है किया है. क्या है स्नेक बाइट एंड वेनमिंग? देखो, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. क्या आप में से मुझे बता सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखिए, आप ट्राई करिए. WHO classified snake bite and venoming as a high priority neglected tropical disease. ये WHO का कहना है कि देखो, ये जो स्नेक बाइट है ये हाई प्रायोरिटी का एक ऐसा डिजीज है, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड ने इसको क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है. और ये कैसा डिजीज है? ट्रॉपिकल डिजीज. वाई ट्रॉपिकल डिजीज? देखो, आपको पता होगा दिस इज अर्थ का, हम इसको ग्लोब की बात कर लेते हैं. दिस इज 0 मींस लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इस रीजन को हम बोलते हैं क्या? ट्रॉपिकल रीजन. देखो, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, इस रीजन में सबसे ज्यादा होती है रेनफॉल होती है, बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं. तो ये इस रीजन में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? स्नेक्स मिलते हैं. ठीक है, अब आप सोच रहे हैं क्या आपको नॉर्थ पोल पे स्नेक्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. यूरोप में आपको बहुत ज्यादा, अगर जो है पोल की तरफ जाओगे, कि अब आपको स्नेक मिलेंगे, या अंटार्कटिका पर या आर्कटिक सर्कल वाला, वहां पर आपको स्नेक्स नहीं मिलेंगे. बिकॉज जो स्नेक्स हैं वो कभी ठंड में नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ट्रॉपिकल रीजन की जब हम बात करें तो ट्रॉपिकल वाले रीजन में ही स्नेक बाइट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. जैसे आपने कई बार देखा होगा, एनाकोंडा वगैरह को मूवीज में दिखाया जाता है. ठीक है, तो WHO का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसको हाई प्रायोरिटी पर रखना होगा पूरी ह्यूमैनिटी को, लेकिन फिर भी इसको क्या किया गया है? निगलेक्ट किया गया है. अगर एक एस्टिमेट की हम बात करें, ये WHO का कहना है कि 1.8 से 2.7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम स्नेक बाइट. मीन्स इतने लोगों को इसका स्नेक बाइट के परिणाम भुगतने पड़ते हैं, 1.8 से लेकर के 2.7 मिलियन पीपल. समझ रहे हो आप? तो बहुत बड़ी बात इसमें से ये है पूरे वर्ल्ड के लिए. स्नेक बाइट्स, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या इश्यू है? देखो, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ स्नेक बाइट्स इन इंडिया आर एट्रिब्यूटेड टू कौन कौन से, जो हमारे पास में 4 जो है सांप है, जो स्नेक्स हैं, 4 स्पीसीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो है कॉमन क्रेट, इसको बोलते हैं हम कॉमन क्रेट. ठीक है, ये नॉर्मली पाया ही जाता है. जब भी कहीं गांव में, घर में, खेत में हमको अगर कहीं सांप मिलता है तो मोस्टली ये वाला ही नजर आता है. ठीक है, ज्यादातर केसेस में. उसके बाद हमारे यहाँ जो स्नेक बाइट की प्रॉब्लम में जो अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कोबरा, इंडियन कोबरा. ठीक है, उसके बाद नंबर आता है रशियन वाइपर का. ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से जो है स्नेक बाइट करता है, दैट इज ये. ठीक है, ये है आपका, क्या नाम है इसका? नाम है रशियन वाइपर. ठीक है, तो ये भी जो है रिस्पॉन्सिबल है स्नेक बाइट्स के लिए. ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन छोटा, लंबाई में तो छोटा सा ही होता है, लेकिन काफी भारी होता है. फिर इसके बाद आता है हमारे पास में एक और स्नेक की जो है, उसका नाम है सॉ स्केल्ड वाइपर. और ये आप देख रहे होंगे, ये है. ठीक है,
ये है। तो इंडिया में ये 4 ऐसे स्नेक्स की स्पीसीज हैं जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्नेक बाइट्स के लिए। बाकी जैसे कि अगर हम बात करें पाइथन की बात करें तो वो बहुत रेयर केस में ही किसी ह्यूमन वगैरह पर अटैक करते हैं, या और भी जितने भी हैं। तो मोस्टली यही ये सारे के सारे हम लोगों ने भी गांव में देखे हुए हैं। इन सब से हमारा कहीं ना कहीं जो है पाला पड़ा हुआ है, सब कुछ जो है इनसे एनकाउंटर हुआ है अपना। यही 4-5 सांप हैं जो मोस्टली अवेलेबल होते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया विटनेसेस अबाउट 50,000 डेथ्स। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये, कि इंडिया में एनुअली एवरी ईयर 50,000 पीपल जो है मर जाते हैं किससे, स्नेक बाइट से। और जिसमें से 3 से 4 मिलियन स्नेक बाइट्स होती है। ठीक है, 3-4 मिलियन का मतलब समझ रहे हो आप, अराउंड 40 लाख पीपल को स्नेक बाइट होता है, उसमें से 50,000 मर जाते हैं। समझ रहे हो, तो हाफ ऑफ ग्लोबल स्नेक बाइट फैसिलिटीज। तो इंडी जो पूरे वर्ल्ड में जितनी डेथ होती है स्नेक बाइट से, उसमें से 50% डेथ कहां पर हो जाती है, इंडिया में हो जाती है। उसका कारण आप मेरे को बता सकते हैं कि क्यों इंडिया में इतनी डेथ होती होंगी, है ना। आप उसका एक रीजन मेरे को बता सकते हैं क्यों होती होंगी। एक रीजन मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत बड़ा रीजन, कि जब भी स्नेक बाइट होती है, कुछ लोग कहाँ जाते हैं, किसी झाड़ फूंक वाले के पास में जाते हैं, जादू टोना करवाने के लिए जाते हैं। ठीक है, सीधे कहाँ जाना चाहिए, जबकि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उसी वजह से भी इंडिया में बहुत ज्यादा स्नेक बाइट्स होती है, क्योंकि क्या है, जो ब्लाइंड फेथ का जो सिस्टम है, जादू टोना में जो बिलीव करते हैं कि सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो भाई उसको जो हम झाड़ फूंक के थ्रू हटा देंगे, वो सब नहीं होना चाहिए, सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो विजन क्या है इस स्कीम का, टू हैव द नंबर्स ऑफ डेथ्स एंड केसेस ऑफ डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय स्नेक बाइट एंड वेनम बाय 2030। मीन्स हम जो डेथ है उनको भी आधे पर लाना चाहते हैं। ठीक है, जो भी 50,000 डेथ होती है उसको हम लाना चाहते हैं कि 25,000 पर रह जाए वो। प्लस स्नेक बाइट होने से कई बार लोग डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, डेथ नहीं होती लेकिन डिसेबिलिटी हो जाती है, बॉडी का कोई अंग काम करने बंद कर देता है। ये जो है, ये जो पॉलिसी है ये फोकस करती है कि जो स्नेक बाइट्स हैं वो कम हो जाए। ठीक है, अब वो कम कैसे होंगे, सस्टेन अवेलेबिलिटी ऑफ स्नेक बाइट वेनम, जो मेडिसिन हैं वो हमेशा अवेलेबल रहे। कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनकी कैपेसिटीज को हम इंक्रीज करें तो वो दूर तक जो है उनकी अप्रोच हो। रेफरल मैकेनिज्म, इसमें कैसे हो सकता है कि आप, कई बार क्या होता है कि आप किसी लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसमें गए, आपको जो है स्नेक बाइट किया था, सपोज करो कोबरा में। ठीक है, वहां जब स्नेक बाइट होती है तो डॉक्टर पूछता है सांप कैसा था, उससे वो आइडिया लगा लेते हैं। अब सपोज करो आपको कोबरा ने बाइट किया था, लेकिन उस हॉस्पिटल में जो वेनम था या जो एंटीडोट थी वो थी सपोज करो ओनली रसेल वाइपर की। तो क्या कर पाएंगे फिर ये, उस वैक्सीन, उस इंजेक्शन को आपको नहीं दे पाएंगे, उस मेडिसिन को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मींस जो सांप काटता है उसी का एंटी वेनम भी दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि अगर नहीं है तो एक ऐसा सेंट्रलाइज मैकेनिज्म हो कि आपको सपोज करो किसी इंडिया के किसी एच नाम के डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में स्नेक बाइट हुआ, आप वहां पर गए, बोला हमारे यहाँ ये दवा नहीं है, तो इस हॉस्पिटल वालों को ये पता हो कि इसकी जो एंटीडोट है हमारे नियरेस्ट में किस हॉस्पिटल में है, इनके पास भी इसका रिकॉर्ड हो और तुरंत उस पेशेंट को वहां भेज दें, वहां पर रेफर कर दें। पब्लिक एजुकेशन, प्लस स्नेक बाइट्स के रिगार्डिंग में लोगों को बहुत ज्यादा एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट है। लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर स्नेक बाइट हो जाता है तो उसके बाद हमको क्या करना होता है। ठीक है, हम फोर्स में थे तो हमको तो इसके लिए अलग से अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई थी कि स्नेक बाइट होता है तो कैसे उस सिचुएशन को हम डील करते हैं। जो जो भी फोर्सेस में काम करते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सीआरपीएफ, बीएसएफ में, तो उनको ये अलग से ट्रेनिंग दी जाती है स्नेक बाइट से बचने। तो हमें ऑल ओवर इंडिया अपने लोगों को ट्रेन करना होगा कि स्नेक बाइट से कैसे हम बच सकते हैं। जैसे आपको एक नॉर्मल सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्नेक बाइट से नॉर्मली हम कैसे बच सकते हैं। सपोज करो आप नाइट के टाइम में, ठीक है, नाइट के टाइम में आप जा रहे हैं किसी रास्ते से, और एक तो यह है कि आप बिल्कुल पैरों का आवाज नहीं कर रहे हैं और बस चले चले जा रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, आपका जो पैर है वो उस स्नेक पर जो है उस पर पड़ जाएगा आपके पैर और वो आपको बाइट कर लेगा। दूसरा, जब भी आप अंधेरे में जा रहे हैं तो क्या करें, पैरों से थोड़ी सी कोई साउंड वगैरह निकालते हुए जाएं। हम कई बार जंगल में ड्यूटी जाते थे
तो जानबूझ करके हमारे हाथ में कोई स्टिक वगैरह होती थी, है ना, या टॉर्च वगैरह होती थी, या पैरों की हम आवाज करते हुए जाते थे, और हम इतने सारे सांप हमको वहां पे मिलते थे, इधर इधर इधर। एक एक दिन में हमको 25-25, 30-30 सांप मिल जाते थे महाराष्ट्र में। लेकिन एक भी दिन हमारे साथ में क्या नहीं हुआ, स्नेक बाइट मेरे साथ में नहीं हुआ। हालांकि जहां हमने ड्यूटी की थी वहां पर 1 ईयर ऐसा कभी भी नहीं गया कि जहां पर हमारे यहाँ किसी जवान को स्नेक बाइट की वजह से डेथ न हुई हो। एवरी ईयर वहां पर डेथ हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर है मुदखेड़ नाम की जगह है, वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर है, CTC 3 जो बोलते हैं, सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज 3। तो वहां पर एवरी ईयर डेथ होती है, तो वहां पर बहुत अच्छे से इसकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो ऑल ओवर इंडिया हम अपने लोगों को रूरल एरिया में क्या करें, समझाएं कि देखो कौन से सांप हैं जो काटते हैं तो डेथ होती है, कौन से हैं जो काट लेते हैं फिर भी डेथ नहीं होती। कई बार डेथ कैसे हो जाती है कि जैसे यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग है, इसको मेढक ने, फ्रॉग ने काट लिया और वहां से सांप निकल रहा था, तो इसको लगेगा इंसान को, अरे यार सांप ने काट लिया, ये टेंशन से ही मर जाएगा, ठीक है। जबकि हो सकता है इस व्यक्ति को यहाँ से सांप ने काटा वहां से, लेकिन सांप पर इसकी नजर नहीं गई, किस पर नजर गई, फ्रॉग पर, कि वहां से फ्रॉग गया, अरे वो यार फ्रॉग ने काट लिया, ठीक है, तो हो सकता है ये बच जाए। तो क्या होता है कि डर की वजह से भी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। तो इन सारे पॉइंट्स पर भी काम करना होगा। वन हेल्थ अप्रोच, अब ये जो स्कीम है वो कह रही है कि पूरे इंडिया को वन हेल्थ अप्रोच से काम करना होगा। कैसे? अब ये क्या है वन हेल्थ अप्रोच? इज एन अप्रोच दैट रिकॉग्नाइजेस दैट द हेल्थ ऑफ पीपल, पब्लिक, ये हमेशा एसोसिएट होती है, कनेक्टेड होती है एनिमल्स की हेल्थ से। तो भाई, और वहां के आसपास के एनवायरनमेंट से, तो जहां जो लोग जैसे रहते हैं अपने एनवायरनमेंट को समझें, वहां के एनिमल्स को भी समझें और अच्छे से कनेक्टेड लाइफ अपनी वहां पर जिए। It brings different sectors to solve health, productivity and conservation challenges. तो जो आसपास के जितने भी इश्यूज हैं, जो भी मीन्स डिफरेंट सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के किसान हो गए या इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, या जो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हो गई या हॉस्पिटल्स हो गए, सबको हमें एक साथ मिलकर के काम करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, ये किसके लिए है, 2023-24 के लिए। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय UNDP। व्हाट इज UNDP? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्या है इस इंडेक्स के बारे में, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। GII इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। किसी कंट्री में जेंडर मींस वुमेन और मैन, उनके बीच में कितनी इक्वालिटी है या कितनी इनइक्वालिटी है उसको मेजर करता है। और इसके मेजरमेंट के 3 डायमेंशन है। क्या? कि महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, उनका एम्पावरमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना हुआ है। तो लेबर मार्केट मींस उनको वर्क करने में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में उनका कैसा रोल है। तो ये 3 डायमेंशन के बेसिस पर इसका मेजरमेंट या कैलकुलेशन इस मैट्रिक के थ्रू किया जाता है। अब अगर किसी कंट्री का स्कोर लो GI है, मींस लो स्कोर है, वैल्यू इंडिकेट्स, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, लो स्कोर, लो इनइक्वालिटी। अगर मींस उसका नंबर कम है, ठीक है, तो इट मींस वहां पर इनइक्वालिटी भी कम है, इसका मतलब वहां पर इक्वालिटी ज्यादा है। अगर वहां पर उसकी वैल्यू हाई है तो इसका मतलब भाई वहां पर जो इनइक्वालिटी है वो भी हाई है, इसका मतलब वहां पर फिर इक्वालिटी है वो क्या है, लो है। तो उल्टा है इसमें, मींस अगर लो वैल्यू है तो वहां पर लो इनइक्वालिटी है, अर्थात वहां पर इक्वालिटी ठीक ठाक है ना। तो ऐसे इसको आपको समझ लेना है, बाकी क्लास में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट अभी जो आई उसमें क्या कि डेनमार्क ने इसको टॉप किया, उसके बाद जो अदर टॉप परफॉर्मर्स हैं वो कौन कौन है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और स्वीडन। ये 3 कंट्रीज हैं जो इन्होंने टॉप रैंक्स में अपना नाम बनाया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट जंप, 14 रैंक्स का हमने इंप्रूवमेंट किया है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में। इट मींस हमारी रैंक जो है अच्छी हुई है। अब हम रैंक पर आ गए हैं 108 पर आउट ऑफ 193 कंट्रीज में से। हमारा स्कोर है 0.437 2022 में। ये सब क्यों हुआ है, देखो और क्या क्या चीज हुई है कि हमने इंप्रूवमेंट देखा है, जो हमारी HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भी हमने इंप्रूवमेंट किया है। हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हुई है, एजुकेशन का भी स्टैंडर्ड ठीक हुआ है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा वो भी हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इन सब में अगर हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है तो
हमको फिर जेंडर इनइक्वालिटी में भी क्या मिला है, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है अब, वो अब है 67.7 ईयर्स, जो पहले कभी 67.2 ईयर्स हुआ करती थी। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडिया में कितने, 12.6 हैं, जो काफी इंप्रूव हो चुके हैं। मींस हमारे यहाँ जो बच्चा है एवरेज जो है 12.6 ईयर्स की क्या करता है, वो स्टडी करता है। ग्रॉस नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो वो हमारे यहाँ यूएस डॉलर में 6542 से बढ़कर के 6951 का जो है इसको आपको स्कोर मिला है। तो पहले जो इनकम हमारी थी जीएनआई वो कितनी थी 6542, अब हो गई है 6951। तो काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने को इसमें मिला है। इंडियाज प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट, क्यों कैसे, देखो हम अपना अगर प्रोग्रेस की बात करें तो ऐसा नहीं है इस बार ही इंप्रूवमेंट हुआ है, कि लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया की जो रैंक है वो बढ़ रही है हमेशा। मींस हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिकेटिंग प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट इसको हमको दिख रहा है लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में। इट मींस अगर लास्ट 10 ईयर्स में जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 2014 में। तो 2014 के आसपास से इंडिया ने, ये ऐसा कहना है किसका, यूएनओ का, इस रिपोर्ट का, कि इंडिया ने क्या किया है, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। इंडिया की जो अडोलसेंट बर्थ रेट है वो भी हमारी 16.3 हुआ करती थी, जो कि अब हो गई है हमारी 17.1, ठीक है, 2021 में। हाउएवर द कंट्री स्टिल हैज वन लार्जेस्ट जेंडर गैप्स इन लेबर फोर्स में, लेकिन अगर वुमेन और मैन इनमें हम लेबर मार्केट की बात करें, मींस जॉब किस किस के पास है, मींस जॉब के रिगार्डिंग में अगर वुमेन और मैन में हम कंपेयर करें तो अभी भी इंडिया में बहुत बड़ा गैप है, कि जो हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेशन है वो 47.8% का डिफरेंस है। कैसे, कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है जॉब मार्केट में वो भी 28.3% है, और मैन का जो पार्टिसिपेशन है जॉब में वो 76.1% का है। तो ये जो डिफरेंस है ये वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि अभी इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो मैन की है, ना कि वुमेन की, ठीक है। तो अभी विमेन बहुत ज्यादा वर्किंग प्रोसेस में नहीं है। सम एक्शंस हेल्पिंग इंडिया, इंडिया ने क्यों ये सब इंप्रूव किया, कि इंडिया लेकर के आया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी जैसे कुछ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वो सब पर भी इंडिया लेकर के आया अपना कानून। मिशन शक्ति लेकर के आया इंडिया, उसमें क्या था, सेल्फ हेल्प मिशन बनाए उन्होंने, हमने एम्पावरिंग वुमेन थ्रू प्रमोशन ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जिससे कि महिलाओं ने क्या किया, वो ग्रुप बना करके अपने छोटे छोटे बिजनेस रन किए। जैसे 10 महिलाएं इकट्ठी हो गई और मिलकर के उन्होंने सपोज करो कि जो है पापड़ बनाना स्टार्ट कर दिया, पापड़ बनाए, उनकी पैकिंग की और मार्केट में सेल कर दिया, तो एक पूरा बिजनेस खड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये भी काम बहुत अच्छे हुए। दूसरा, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए महिलाओं के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए होती है, उज्ज्वला योजना लेकर के आए हम, उसमें भी क्या हुआ, जो सिलेंडर वगैरह मिला फ्री में, रिजर्वेशंस भी लेकर के आए, कुछ लेजिस्लेटिव पॉलिसीज भी लेकर के आए, है ना। तो उसमें बहुत सारा कुछ काम किया, इन सब ने हेल्प किया है इंडिया की रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास में आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज थे वो। अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज की तरफ, और देखो ये है आज एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल, द हिंदू का ये आर्टिकल है, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मिलने वाले हैं। क्या आर्टिकल है, ऑल आईज आर नाउ ऑन द इंडियन ओशियन रीजन। ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो एम्बेसडर रहे हैं राजीव भाटिया, गवर्नमेंट उसमें फॉरेन सर्विस में रहे हैं ये, तो ये कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड की जो आंखें हैं वो इंडियन ओशियन पर टिकी हुई हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यहाँ इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने फोकस इस इंडियन ओशन वाले रीजन पर किया 2021 से, और इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन था, जब हम पहले क्या करते थे कि इंडो पैसिफिक पर उतना फोकस नहीं रखते थे, हम फोकस करते थे किसको, क्वाड को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब ये क्वाड क्या है, देखो क्वाड एक ग्रुप है, ठीक है। क्वाड में कौन कौन है, जापान, इंडिया, आपका यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ये 4 कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में अपना क्या कर रहे थे, अपनी मजबूती को बढ़ा रहे थे। जब इनका कहना है कि उसके बाद अब इंडिया को समझ में आया है कि भाई इंडो पैसिफिक मींस इंडियन ओशियन
प्लस पैसिफिक ओशियन, इस रीजन को बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। कि हम जो पहले इंडो पैसिफिक रीजन पर फोकस कर रहे थे, अब इंडिया को समझ में आया है अक्टूबर 2023 में कि भैया हमको इंडियन ओशियन पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी है वो पैसिफिक और इंडियन ओशियन दोनों को ही जो है डील करती है या उस पर फोकस करती है, लेकिन इनका कहना है कि ठीक है आप इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर फोकस करिए, लेकिन जब डेंजर की स्थिति होती है, जब वो डीप होता है, तो हमेशा सबसे पहले फोकस करना होता है हमें अपने इमीडिएट नेबरहुड का। मीन जो सबसे पड़ोस में क्या हो रहा है पहले हम उसको देखो, ज्यादा दूर की बात बाद में करो। ये फिर एक एग्जांपल देते हैं तो देखो, मालदीव की अगर हम बात करें, पहले अपना इंडिया का एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और अब ये इंडिया से कॉलिजन के रास्ते पर चल रहा है, कि मींस इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट वाला रास्ता ये अपना रहा है ना। हालांकि इंडिया ने बहुत पेशेंस दिखाया, डिप्लोमेटिक टेक्निक्स भी इसके साथ में यूज की, लेकिन फिर भी इसने अपना जो है ये गले मिल रहा है जाकर के किससे, चाइना से। तो चाइना से ज्यादा ये नजदीकियां बढ़ा रहा है। ठीक है, जब हम श्रीलंका की बात करें वहीं पर, तो श्रीलंका इंडिया का जो है अच्छा पार्टनर बन रहा है इस समय पर, और चाइना ने श्रीलंका ने बैन लगा दिया 1 ईयर के लिए कि कोई भी ऐसा शिप इंडियन ओशियन में हमारे आसपास के रीजन में नहीं आएगा। ठीक है, स्पेशली जो चाइना के शिप थे उनको मना कर दिया, जबकि वही शिप जब मालदीव आया तो मालदीव ने मना नहीं किया। और तो आपको पता होगा कि हम यहाँ सीधी बात कर रहे हैं चाइना के एंगल से, कि कौन कंट्री चाइना के अगेंस्ट में हमारा साथ दे रहा है और कौन चाइना का साथ दे रहा है। तो मालदीव चाइना की गोदी में जाकर के बैठ रहा है और श्रीलंका इस समय थोड़ा सा इंडिया के साथ आकर के बैठ रहा है। फिर यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया की जो सागर पॉलिसी है, सागर पॉलिसी क्या है, ये सागर पॉलिसी है इंडिया के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशियन से टच करते हैं, उसके आसपास के रीजन है, उनके साथ में हम अपने रिलेशंस को ठीक करना चाहते हैं सागर पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मॉरिशस ने अभी इस सागर पॉलिसी की वजह से अच्छा रिजल्ट हमको दिया है, कि यहाँ पर इंडिया के साथ मिलकर के इन्होंने एक नई एयर स्ट्रिप वगैरह ऐसी चीजें कुछ बनाई हैं अपने आगालेगा आइलैंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉरिशस इंडिया का ठीक से साथ दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करें कि इंडिया के जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है उसमें, ठीक है, तो वो हमारा पूरा जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है उसमें भी चीजें बहुत ज्यादा ठीक नहीं चल रही है। जैसे नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में अगर हम बात करें, अरेबियन सी वाले रीजन की बात करें, तो आपको पता ही होगा सुएज कैनाल वाले रीजन में जो हूथी जो रेबेल्स हैं वो अटैक कर रहे हैं, है ना, और इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से वो एरिया भी क्या है, काफी एक्टिव हो गया है, और उसकी वजह से जो सुएज कैनाल वाला जो रूट था वो क्या हो गया है, काफी डिक्लाइन हो गया है। तो अब जो शिप्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज किए जाते हैं, उन्होंने अपने रास्ते चेंज कर लिए और वो जा रहे हैं केप ऑफ गुड होप होते हुए। आपको मैंने पहले ही बताया कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, आप बताइए कहाँ पर है ये। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि अभी जो रिसेंट में क्या हो रहा है, कि चाइना जो है अपनी एक ऐसी चेन बना करके चल रहा है कि इस रीजन में अपनी फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, मींस अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और स्पेशली डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है इस पूरे के पूरे एरिया में। ठीक है, तो जैसे अभी उसने मालदीव को ऑफर किया कि भाई हम आपके साथ में अनस्पेसिफाइड मिलिट्री असिस्टेंस हम आपको देंगे, है ना, ये बोल हम आपको अनस्पेसिफाइड क्या देंगे, मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, और वो भी कैसे देंगे, ग्रेटिस में, मींस फ्री में देंगे हम आपको। तो आपको पता ही होगा कि ऐसी ही कुछ चाल कब किसने चली थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो वो भी ऐसे ही फ्री में अपनी मिलिट्री प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, तो अब यही अगर मिलिट्री की बात करें तो इंडिया की जो मिलिट्री के जो 88 पर्सनल वहां पर रहते थे, अब उनको हटा दिया मालदीव ने, बोला कि नहीं साहब इंडिया की मिलिट्री के कोई भी पर्सनल इंडिया में नहीं रहेगा, जबकि अब वो चाइना के लोगों को वहां पर चाइनीज आर्मी के जो पर्सनल है उनको वहां पर बुला रहा है। ठीक है, मालदीव में, तो मालदीव से जो हमारा रिलेशन है वो ठीक नहीं चल रहा है। अगर हम स्ट्रेटेजिक कंटेस्टेशन की बात करें तो देखो चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा क्या चल रही है, एक राइवलरी चल रही है, एक कंपटीशन चल रहा है कि भाई स्ट्रेटेजिक फील्ड में कौन बहुत ज्यादा अच्छा करेगा, है ना, कौन सबसे ज्यादा दोस्त बनाएगा। चाइना की अपनी कंसर्न है, चिंताएं हैं कि भाई इस इंडियन ओशियन वाले रीजन से उसका जितना भी एनर्जी है, जितना भी ट्रेड है इसी रीजन से होता है, तो वो भी चाहता है कि इंडियन ओशियन रीजन के आसपास के जितने भी नेशंस हैं वो उसके दोस्त हो जाएं। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए चिंता की बात यह है कि इट्स स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जो चाइना का जो इंटेंट है वो ये चाहता है कि इंडिया के आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है
वो सब कैसा हो जाए, इंडिया के अगेंस्ट हो जाए, इंडिया के लिए कैसा हो जाए, वो एडवर्स हो जाए, विपरीत हो जाए, उल्टा हो जाए, है ना। और इसी पॉलिसी को कई बार हम कहते हैं एक रिंग ऑफ पर्ल्स, है ना। रिंग ऑफ पर्ल्स की हम एक मोतियों की माला वाली एक पॉलिसी भी बताते हैं कि इंडिया को चारों तरफ से चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी को हम रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देते हैं ये कि रिंग ऑफ पर्ल्स में या चाइना हमारे पूरे नेबरहुड को हमारे अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, उसमें ये कैसे कर रहा है कि देखो चाइना ने जिबूती में अपना बना लिया, पोर्ट बना लिया। क्यों 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 जो है ये म्यांमार में है, देखो यहाँ दिया है जिबूती में, क्यों 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 म्यांमार में है, ग्वादर पाकिस्तान में है, हम्बनटोटा श्रीलंका में है। यहाँ पर उन्होंने अपने पोर्ट बना लिए, तो इंडिया को लगभग चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का अपना इश्यू अभी 4 साल से चल ही रहा है, जो जिसको हम कहते हैं ना डोकलाम वाला इश्यू, वो इंडिया में भी चल ही रहा है ना। तो वो भी इंडिया के लिए एक चिंता की बात है, तो वहां भी अभी हम सॉल्व नहीं कर पाए। हालांकि जो चाइना है वो अपने आप को एक बुली नेचर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिया उसका डट करके मुकाबला भी कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडिया और जो यूएसए है वो मिलकर के बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं इस रीजन में, और उनका कोऑपरेशन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम चाइना को कम्पीट कर पाएंगे। और कोलेबोरेशन बाकी कंट्रीज के साथ में भी होता होगा, क्योंकि जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उन सबको ये सारे कंट्रीज मिलकर के ही डील कर पाएंगे। ये पर एक एग्जांपल यूज करते हैं, किसका, वो यूज करते हैं यूरोपियन कंट्रीज का। ठीक है, जैसे कि आपका यूएसए के अलावा यूके हो गया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी। तो इनकी बात अगर हम करते हैं तो ये कहते हैं देखो कि ये जो चारों कंट्रीज हैं अभी ये क्लियर नहीं है कि हम चाइना के अगेंस्ट में है या फेवर में है, कैसे है, बिकॉज इनकी जो ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है भाई चाइना से बहुत दूर है या काफी दूर है, तो ये अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, तो इनकी उतनी ज्यादा चिंता रहती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए चाइना को लेकर के बहुत ज्यादा रिएक्शन ये नहीं करते, लेकिन ये भी चिंतित हैं चाइना की जो साउथ चाइना सी वाली जो पॉलिसी है, बिकॉज साउथ चाइना सी जो है उसमें ये क्या करता है चाइना, बाकी छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उनके किसी के भी राइट्स को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सबके ऊपर अपना दबदबा, अपनी गुंडागर्दी ये चला रहा है। ठीक है, तो इसका जो हॉस्टाइल इंटेंट है, जो असर्टिवनेस है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम जैसा हमको दिख रहा है। और चाइना इंडियन ओशियन में ऐसी एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ये जो यूरोप के कंट्रीज जितने भी हैं भाई उनका दीज प्लेयर्स सीक क्लोजर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी। तो देखो ये जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ में अपनी सिक्योरिटी भी ठीक रखना चाहते हैं और अपनी इकोनॉमी को भी ठीक रखना चाहते हैं, तो इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाई इंडिया के साथ में ये अच्छे रिलेशंस को रखें, है ना। तो ये वाली बात हो गई। फिर एक पॉइंट है कि इन्होंने ये जो कंट्रीज हैं यूरोप वगैरह साइड के, वो अभी ऐसी कोई स्पेशल पॉलिसी शो नहीं कर रहे कि वो चाइना के अगेंस्ट में है या उसके जो है साथ में है, मीन्स एक एम्बिग्यूटी बनाए रखे हुए कि क्लैरिटी नहीं आने दे रहे। ठीक है, हालांकि इन कंट्रीज को अपनी पॉलिसीज को रीएग्जामाइन करना होगा कि भाई ये इनके अगेंस्ट में है, फेवर में, कैसे इस चाइना को हम डील कर पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बात होती है कि बट दे विल दे गिव देयर एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन। अब यहाँ बात आती है कि क्या वो चाइना पर उतना अच्छा फोकस कर पाएंगे, बिकॉज भाई वो यूक्रेन वाले इश्यू से पहले से ही परेशान है, गाजा पर उनका पहले से ही फोकस है, तो यहाँ लगता नहीं है ज्यादा कि वो बहुत जल्दी इस इंडियन ओशियन या इंडो पैसिफिक वाले रीजन में या चाइना पर बहुत ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी अपने पास में क्या है, हमारी जो होप है उसको लिमिट करता है। अब एंड पर अगर हम बात करें कि इंडिया कैसे क्या क्या कर सकता है, इंडिया के एंगल से हम इसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया के एंगल से अगर हम इसको देखें तो ये सजेस्ट करते हैं कुछ ऑप्शंस। देखो पहली बात तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि इंडिया को एक क्लियर मैसेज देना चाहिए पूरे वर्ल्ड को कि इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स दैट व्हाइल इट इज कॉन्शियस, मींस हम जितने भी हमारे इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर्स हैं उन सबके साथ में हम मिल करके काम करेंगे, लेकिन इंडिया को प्रायोरिटी हमेशा इंडियन ओशन को देनी होगी। सेकंड क्या करना होगा इंडिया को, इसको क्रिटिकल ऑडिट करना होगा, किसको, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है उसके साथ में, और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसके साथ में, कि भाई उसमें बिकॉज ये दोनों ही जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि जो IORA है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, वो ठीक से नहीं चल रहा है। प्लस जो कोलंबिया सिक्योरिटी डायलॉग है या कॉन्क्लेव है,
उसमें क्या है कि जो मालदीव है वो अपने आप को ही निकाल रहा है वहां से, तो ये भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ न्यू दिल्ली को अर्थात इंडिया को यहाँ पे क्या करना होगा कि अपनी कुछ बहुत अच्छी अच्छी मैकेनिज्म लानी होंगी कि इन सारे कंट्री के साथ में मिलकर के काम करें और ऑप्टिमाइज करें उनको, मीन्स एक अच्छी होप दें उनको, और ब्लू इकोनॉमी पर हम उनके साथ में मिलकर के काम करें। व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी क्या है? ये है कि जो ओशियन वाला जितना भी रीजन है उसके रिसोर्सेज को हम बहुत अच्छे से क्या कर सके, जो है एक्सप्लॉइट कर सके, उसका हम फायदा उठा सकें। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्या कर सकता है, इस रीजन में अपना एक ग्रुप बना सकता है अपना खुद का, है ना, और उसमें कुछ कंट्रीज को इन्वॉल्व कर सकता है। कौन कौन सा? 4 नेशन तो हो गए, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, इन सबसे इंडिया के अच्छे रिलेशन है। फिर ले ले हम किसको? मॉरिशस को, सेशेल्स को, कोमोरोस को और मेडागास्कर को, है ना। फिर एक सीट हम खाली रखें मालदीव के लिए कि भाई तुम अगर इंडिया के साथ या हमारे साथ में काम करोगे ठीक से तो ठीक है, हम तुमको इसमें सीट दे देंगे, है ना। नहीं तो अगर ये चाइना की गोदी में जाकर के बैठता है तो इसको फिर वहां से भगाओ यहाँ से उसको, है ना। तो ये कह रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या नाम रख सकते हैं, इंडियन ओशियन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बोला ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उसमें दूसरे कंट्रीज को इन्वाइट करो। एक अच्छी होप की ये बात कर रहे हैं कि इंडियन ओशियन वाले रीजन में हम कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं या हमारी सिचुएशन क्या है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज फॉरेन अफेयर्स इनसाइट्स एंड रिव्यू। ये रिव्यू करती है बहुत सारे वर्ल्ड की बहुत सारे कंट्रीज की नेवीज को। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया की नेवी है पूरे वर्ल्ड में वो 7th पर आती है, तो मीन्स वर्ल्ड की 7th मोस्ट पावरफुल नेवी है इंडिया की नेवी। और वैसे भी हम बहुत ही जल्दी जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, अपनी नेवी का बजट बढ़ाना होगा, ठीक है। तो हम तब जाकर के नेवी टू मेक इट 3rd और 4th स्ट्रॉन्गेस्ट, तो हम अपनी नेवी को जो अभी हमारी 7th रैंक पर है उसको वर्ल्ड में 3rd या 4th अच्छी मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी हमको बनाना होगा। तब हम चाइना या इंडियन ओशियन में जो चाइना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उन प्रॉब्लम से हम डील कर पाएंगे। तो ये रहा आज का आपके पास में एक एडिटोरियल वाला आर्टिकल जो काफी डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिले। अब इन्हीं की इसी हमारे पास ये जो एडिटोरियल आर्टिकल है मैं इसी से कल आपके लिए क्वेश्चंस बनाऊंगा, है ना, और देखना कि ऐसे ही आर्टिकल से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। फिर देखते हैं आप में से कल कितने इसको आंसर कर पाते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और आई होप कि आप एंजॉय कर पा रहे होंगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो लाइक वगैरह करने में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। कमेंट्स करते रहिए, अपने फीडबैक भी देते रहिए, सो वी कैन चेंज अवर मेथोडोलॉजीज या और भी जो भी चीजें हैं उनमें हम अमेंडमेंट कर सकें, चेंज कर सकें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बिकॉज यहाँ पर हम आपकी चॉइस के लिए हैं, उसमें आपका जहां बेनिफिट होगा हमें वही करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको सेशन को एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।